आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप किया था और मैंने आपको कहा था कि आप इसे अपने तौर पे ज़रूर पढ़ें। होपफुली आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आज आपको बता देता हूँ। हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में लास्ट वीक 7 डायमेंशंस को बहुत डिटेल में देखा था कि अगर आपने आप एज एन आर्किटेक्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्ट, अगर आपने इंस्ट्रक्शन सेट को डिज़ाइन करना है तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, राइट। तो उसकी 7 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले हमने क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन के बाद मेमोरी एड्रेसिंग स्पेसिफाई करनी है, उसमें से एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से होंगे ये हमने देखे थे। और उसके बाद यहाँ पे भी हमने, आपको याद होगा, ये हमने इमीडिएट और डिस्प्लेसमेंट के लिए कर्व्स देखे थे, उनकी बेस पे हमने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ की थी कि 12 to 16 बिट्स आपकी होनी चाहिए फॉर डिस्प्लेसमेंट और 8 to 16 बिट्स फॉर इमीडिएट। ठीक है, ये आज यूज़ होने वाला है ये कॉन्सेप्ट का, बल्कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज यूज होने वाले हैं क्योंकि हमने ये 1 by 1 ये सारी डायमेंशंस को रिस्क 5 के लिए आज हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ऑपरेंड्स क्या होने चाहिए और उनकी टाइप्स क्या होनी चाहिए, उनका साइज क्या होना चाहिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है जी, आपके इंस्ट्रक्शन सेट में कौन कौन से ऑपरेशंस होने चाहिए जो आपका माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये हमने देखा था। कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस का हमने देखा था, जिसमें जंप्स और कंडीशनल्स थी, मेथड इन्वोकेशन, मेथड रिटर्न, ये हमने इस तरह की चीज़ें देखी थी। ठीक है जी, ये सारी कंट्रोल फ्लो के अंदर आती थी। और फिर हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को एनकोड कैसे कर सकते हैं, हमने उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी थी। ठीक है जी, ये हमने सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी और अभी तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम ये करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में कि इस सब काम को हम रिस्क 5 के लिए देखेंगे और देखेंगे रिस्क 5 के अंदर ये चीज़ें कैसे सिलेक्ट हुई हुई हैं, कैसे चूज़ हुई हुई हैं। ठीक है जी, तो ओके जी, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं रिस्क 5 का सबसे बड़ा एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी की एक मेन, बहुत सारी रीजन में से जो मेन रीजन है वो ये है कि इट इज़ फ्रीली अवेलेबल और ओपन स्टैंडर्ड। इसे कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी इसमें चेंज कर सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसे मॉडिफाई करके यूज़ कर सकता है। इससे पहले कोई भी माइक्रो प्रोसेसर फ्रीली अवेलेबल नहीं था, ओपन स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है जी, इंटेल के क्लोज स्टैंडर्ड्स हैं, वो बिल्कुल नहीं बताते कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या है क्या नहीं। रिस्क 5 कहता है कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। ठीक है जी, ये ओपन सोर्स वाली बात, जो ओपन स्टैंडर्ड वाली बात है, ये सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी दुनिया में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्लोज सोर्स है, लेकिन ओपन ऑफिस और जो आपके कई ऑफिस हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं, इस जो कई सॉफ्टवेयर हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं वो ओपन सोर्स हैं। लाइनक्स ओपन सोर्स है, विंडोज क्लोज सोर्स है। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर में, माइक्रो प्रोसेसर्स की डोमेन में रिस्क 5 इज ओपन सोर्स। ठीक है जी, सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके पॉपुलर होने की वो ये है कि ये ओपन सोर्स है। ठीक है जी, नंबर 2, इट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट। आप अगर आपके पास इसका कोड आ गया है जो इजीली आप ले सकते हैं, अगर आपके पास इसका वेरीलॉग कोड है आप उसे इजीली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने डिजिटल सिस्टम्स के कोर्स में, थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में, जो आपने एफपीजीए पे डिफरेंट मॉड्यूल्स बना के उसे बर्न किया था और उसको यूज़ किया था एफपीजीए पे, आप इवन इस पूरे प्रोसेसर को उस एफपीजीए पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, और नंबर 3, बोथ 32 बिट्स एंड 64 बिट आर्किटेक्चर्स आर अवेलेबल। जो 64 बिट आर्किटेक्चर है, इट इज़ RV64। ठीक है जी, और इसमें वैरायटी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, इसको भी हम आगे जाके देखते हैं। रिस्क 5 एम्फेसाइज क्या करता है जी, सिंपल लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन सेट इसका है। इन अदर वर्ड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने मेमोरी को एक्सेस करना है तो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जो आपकी मेमोरी से इंटरेक्ट कर रही है। मेमोरी से इंटरेक्शन करना है तो सिंपल लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी। ठीक है जी, इस वजह से ये जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेंसडे को जब हम लेक्चर लेंगे पाइपलाइन का, ठीक है, उसमें आप लोगों ने पाइपलाइनिंग, वैसे बाय द वे आप में से कोई मुझे शेयर करेगा, आप लोगों ने पाइपलाइनिंग में क्या क्या पढ़ा हुआ है, आपने अब तक पाइपलाइनिंग पढ़ी हुई है और उसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा मुझसे? जो माइक्रो प्रोसेसर का आपने कोर्स पढ़ा है उसमें पाइपलाइनिंग आपने पढ़ी होगी, इसके अलावा कहीं और पढ़ी है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। जी, आप में से कोई काइंडली शेयर करें मुझसे कि आप लोगों ने पाइपलाइनिंग में क्या क्या पढ़ा हुआ है। जी, रोल नंबर 48, काइंडली आप शेयर करेंगे मुझसे? तो सर एमपीएस में हमने पढ़ा था कि हम
सर हमने MPS में ये पढ़ा था कि हम जो टास्क हमें मतलब कोई भी टास्क परफॉर्म करनी होती है तो उसको हम मतलब डिफरेंट टास्क के अंदर वो डिवाइड कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर फर्स्ट करें 3 आपने सिमिलर माइक्रो टास्क हैं प्रोसेसर और उनको आपने माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में आपने ये 3 टर्म डिफरेंट टास्क के अंदर डिवाइड कर, तो अगर आप आपने माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में इट मींस कि इसका बेसिक आइडिया आप ये लोगों सब के पास है। माइक्रो प्रोसेसर के ही कोर्स में पढ़ी थी। ओके जी, इसका बेसिक आइडिया आप लोगों के पास है। ठीक है जी, आपने इसको डिटेल में पढ़ा था या एक आधा लेक्चर ये में देखा सब था सिर्फ? लेकिन बिल्कुल बेसिक है, मतलब हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ओके ठीक है, बस सही है। ओके जी, ये जो रिस्क फाइव सर बस आर्किटेक्चर वैसे है। ही एक इंट्रोडक्टरी सा पढ़ा था, ओके थियोरेटिकल फाइन फाइन फाइन, आई गेस आपके और मेरे दरमियान जो है वो डिले काफ़ी ज़्यादा है, तभी शायद आपको मेरी बात थोड़ी देर बाद समझ आ रही है। एनीवेज ओके ठीक है, थैंक यू। जो पाइपलाइन ये जो रिस्क फाइव है, इसकी जो पाइपलाइन है एक कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पाइपलाइन। जो इस रिस्क फाइव की पाइपलाइन है इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है। ठीक है जी। नंबर 3, जो कंपाइलर्स हैं, जो कंपाइलर प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लोग बनाते हैं उनके लिए भी ये इजी है, इजी टू यूज़, और जो कंपाइलर्स हैं उनकी एफिशिएंसी जो है रिस्क फाइव के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। अ, हम लोगों के लिए ये दो फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो मैटर करते हैं। लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरह ले चुके हैं। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जो रिस्क फाइव है, आप देखेंगे कि अगर रिस्क फाइव का जो आर्किटेक्चर है, उस तरह के आर्किटेक्चर्स के लिए, किसी भी रिस्क फाइव की अगर आप बात ना भी करें, किसी भी रिस्क आर्किटेक्चर के लिए जो पाइपलाइनिंग है उसको इंप्लीमेंट करना और उसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी होती है, इंप्लीमेंट करना भी उसे आसान है। ओके जी। जो इंस्ट्रक्शन सेट की बात हो रही है, रिस्क फाइव में 3 बेस इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं। फोर्थ पे काम हो रहा है, फ्यूचर में मे बी अब अवेलेबल हो या फ्यूचर में अनकरीब अवेलेबल हो। इसमें से जो फर्स्ट 3 है, इनमें से ये जो फर्स्ट है इट इज़ 32 बिट इंटीजर सेट, इंटीजर इंस्ट्रक्शन सेट है। ये जो ई के साथ है इसमें यह कि ये 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर सिर्फ 16 है। आई के अंदर 32 रजिस्टर्स हैं, 16 रजिस्टर्स हैं। इसका मतलब है ये डेफिनेटली एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पेस कम होती है और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है जी। और ये 64 आई है, ये 64 बिट आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप माइक कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो वहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, वो टर्म्स आ रही होती हैं। तो ये बेसिकली वही 64 है। ठीक है जी। तो RV64 जो है ये 64 बिट आर्किटेक्चर है, और RV128 आया ये फ्यूचर में 128 बिट एड्रेस स्पेस, ये जो 128 बिट आर्किटेक्चर है ये फ्यूचर में होपफुली अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन इसके बेस ये तीनों जो हैं ये बेस सेट्स हैं। इनके अलावा आप ये बाकी जो हैं ये एक्सटेंशंस हैं, आप इनमें से एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है ना ये रिस्क फाइव माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम है RV64G। ठीक है, इसमें ये हो रहा है कि RV64I ये बेस सेट यूज हुआ है, इसके साथ MAFD ये 4 एक्सटेंशंस यूज हुई हैं। M इज फॉर एडिशंस, फॉर इंटीजर मल्टीप्लाई, इंटीजर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शंस। ये आपके इंस्ट्रक्शन सेट में इंटीजर मल्टीप्लाई और डिवाइड इंस्ट्रक्शंस ऐड कर रहा है। ए में क्या हो रहा है जी, एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपने माइक्रो प्रोसेसर्स में इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस किस लिए यूज होती हैं, हम इनको इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे भी। और ये एफ और डी ये फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी एक्सटेंशंस हैं। इनमें से कोई भी एक्सटेंशन यूज हो सकती हैं। ये जो RV64G है इसमें ये 4 एक्सटेंशन यूज हुई हैं, इसमें से एफ और डी जो हैं ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस हैं। जो एफ है ये सिंगल प्रिसीजन है, और ये डी है इट इज डबल प्रिसीजन, 64 बिट डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। ठीक है जी। तो ये जो RV64IMAFD ये नेमिंग कन्वेंशन मैं आपको समझा रहा हूँ, बेस सेट यूज करेंगे, उनके साथ ये बाकी रिमेनिंग एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसे कॉमनली हम RV64G कहते हैं। ठीक है जी। ये सब ये जो बाकी हैं बेस आपको यूज करना पड़ेगा, बाकी ये ऑप्शनल है, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, हम इसी को लेके चलते हैं RV64G को, और इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। इसमें 32 64 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंटीजर रजिस्टर्स भी कहते हैं।
और अगर आप एफ और डी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं जो बेसिकली इसके अंदर यूज़ हुई हैं, तो आपके पास 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स भी अवेलेबल हैं। और ये जो 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं, इनमें भी ऑप्शंस हैं कि आपने 32 बिट रजिस्टर यूज़ करने हैं या 64 बिट रजिस्टर यूज़ करने हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। ठीक है, इन एक्सटेंशन के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि इनमें से आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 32 बिट रजिस्टर्स जो हैं वो इन रजिस्टर्स का सबसेट है। ठीक है, अगर आप ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं 64 बिट के लिए, तो 32 बिट्स जो है वो उसका सबसेट है 64। अच्छा ओके जी, अब ये जो इस RISC-V आर्किटेक्चर के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं, ये अगेन हम वन बाय वन हर डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी की हैं। जो डेटा टाइप्स हैं वो 8 बिट बाइट्स हो रही है, हाफ वर्ड, वर्ड्स और डबल वर्ड। 64 बिट्स डबल वर्ड्स सपोर्ट कर रही हैं, और जो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर 32 बिट सिंगल प्रिसीजन एंड 64 बिट डबल प्रिसीजन नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे सपोर्टेड हैं। ओके जी, अगेन एड्रेसिंग मोड्स, आप लोगों को याद होगा एड्रेसिंग मोड्स में हमने डिसीजंस करने थे। उनमें से जो मेन डिसीजंस था, हमें ये देखना था कि इमीडिएट और डिस्प्लेसमेंट्स के लिए जो फील्ड्स हैं उनका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, मैंने आज के लेक्चर में भी आपको एक दो कर्व्स दिखाए थे और मैंने उनमें बल्कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जो हमने वैल्यूज पिछली दफा लास्ट लेक्चर में देखी थी 12 to 16 बिट्स, 8 to 16 बिट्स इन कर्व्स की बेस पे, तो जो RISC-V है इनमें जो हम अभी आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें ये दोनों फील्ड्स 12 बिट्स हैं। इमीडिएट के लिए भी 12 बिट्स यूज हो रही हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी 12 बिट्स यूज हो रही हैं। ठीक है जी, नंबर 3 सॉरी, अब इसमें जो मेमोरी एड्रेसिंग है ये बाइट एड्रेसेबल है, यानी अगर आप एक किसी भी एड्रेस से कोई डेटा पिक कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका जो साइज होगा वो सिंगल 1 बाइट का होगा। ठीक है जी, और क्योंकि हमारे 64 बिट आर्किटेक्चर है, इसकी जो एड्रेस स्पेस है इट इज 64 बिट। ठीक है, 64 बिट एड्रेस, ये 64 बिट एड्रेसेस हैं इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इन अदर वर्ड्स, आप अगर आप RISC-V यूज कर रहे हैं RV64G, तो आप इसके साथ 2⁻64 बाइट्स का रैम यूज कर सकते हैं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितना लार्ज रैम यूज कर सकते हैं। अगर 32 बिट होता तो आप उसके साथ रफली 4 GB यूज कर सकते हैं। 2⁻30 इज 1 GB, तो 32 इज 4 GB। तो 32 बिट आर्किटेक्चर के साथ आप 4 GB से ज्यादा रैम नहीं यूज कर सकते, लेकिन 64 बिट्स के साथ आप 2⁻64 बाइट्स इतने बड़े साइज का रैम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हमने ये भी देखा था लिटिल एंडियन और बिग एंडियन, इनमें डिफरेंस हमने देखा था। तो इस RV64G के अंदर लिटिल एंडियन बाइट ऑर्डरिंग यूज हो रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप मुझे दरमियान में किसी भी वक्त इंटरप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अलाइंड और अनअलाइंड एक्स एक्सिस को देखा था। इस RV64G के अंदर जरूरी नहीं है कि अलाइंड एक्स एक्स हो, लेकिन अगर आप अनअलाइंड एक्स एक्स यूज कर रहे हैं तो एक बात याद रखें, इट इज एक्सट्रीमली स्लो। ठीक है, ओके जी, अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं। आपके यहाँ पे 4 टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस हैं, 4 टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं, R टाइप, I टाइप, S टाइप एंड U टाइप। ठीक है जी, उसमें से ये जो ऑप कोड की फील्ड है इट इज 7 बिट्स। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को याद होगा जो एड्रेसिंग मोड्स हैं, जो हमने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे। ठीक है, तो आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि आपका इंस्ट्रक्शन को कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है। उसके लिए एक टर्म यूज हुई थी एड्रेसिंग मोड स्पेसिफायर। ठीक है जी, एड्रेसिंग मोड स्पेसिफायर, आपको अगर अपने एड्रेसिंग मोड्स को स्पेसिफाई करना है तो एड्रेस स्पेसिफायर के अंदर एड्रेसिंग मोड आप स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा RISC आर्किटेक्चर है और हमारी ऑप कोड की जो फील्ड है वो सिर्फ 7 बिट्स की है, हमने यहाँ पे इस जो RISC RV64G के अंदर कुछ ये हुआ है कि एड्रेसिंग मोड्स की जो एनकोडिंग है वो इसी ऑप कोड के अंदर अवेलेबल है। ये जो 7 बिट्स हैं आप इनसे देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स यूज हो रहे हैं। और आप लोगों को याद होगा RISC-V के अंदर, सॉरी जो RISC आर्किटेक्चर्स हैं उनमें कॉमनली सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोगों को याद हो मैं आपको दोबारा सिर्फ 3 टाइप्स के जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो कॉमनली यूज होते हैं, इमीडिएट, डिस्प्लेसमेंट, रजिस्टर, इनडायरेक्ट। अगर ज्यादा यूज हो रहे होते तो आपको एड्रेस स्पेसिफायर यूज करना पड़ता। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 हो रहे हैं तो हम लोग
इन्हीं 3 एड्रेसिंग मोड्स को ऑप कोड के अंदर एनकोड कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, किसी ने माइक को अनम्यूट किया था। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, ये बात आपको क्लियर हो गई है कि एड्रेसिंग मोड जो हैं वो ऑप कोड के अंदर इनकोडेड है। इनके लिए अलहदा सेपरेट फील्ड हमने एड्रेस स्पेसिफायर की नहीं रखी हुई, क्योंकि हमारे एड्रेसिंग मोड्स ही सिर्फ रिस्क आर्किटेक्चर्स में नॉर्मली 3 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और याद रखें, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 बिट्स लॉन्ग है। 64 बिट आर्किटेक्चर है, लेकिन हर इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो 32 बिट्स है। ठीक है, और ये 32 बिट्स के लिहाज से ये 4 टाइप्स, ये RISU, ये 4 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, इसमें अगर आप आगे डिटेल में जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं जो R टाइप की इंस्ट्रक्शन है, इट इज़ रजिस्टर ALU इंस्ट्रक्शंस। यानी आपकी ALU इंस्ट्रक्शंस जो हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, इसमें जो ऑपरेंड्स होंगे वो सब के सब रजिस्टर्स में होंगे। तो रजिस्टर ALU इंस्ट्रक्शंस इसमें यूज़ हो रही हैं। ऑप कोड जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस का डिफरेंट होगा आर टाइप में। इसमें RD इज डेस्टिनेशन रजिस्टर, RS1 RS2 ये दोनों सोर्स रजिस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एडिशन करनी है तो RS1 एंड RS2 के अंदर जो कंटेंट्स होंगे ये दोनों एडअप होंगे और इनका रिजल्ट जो है वो डेस्टिनेशन RD के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो फंक्शन फील्ड है, फंक्शन फील्ड, ये फंक्शन 7 और फंक्शन 3 ये दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपका ऑपरेशन या फंक्शन क्या है। ठीक है, यानी एडिशन, ये जो ALU ऑपरेशंस हैं ये बेतहाशा हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। तो ये जो फंक्शन 3 और 7 हैं ये मिलकर डिसाइड करती हैं ये फील्ड्स कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है जी, अब ये I टाइप की इंस्ट्रक्शन को अगर आप गौर करें तो इसमें एक आपका डेस्टिनेशन, यस जी सर आपने बोला कि फंक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये चीज तो ऑप कोड नहीं डिसाइड कर लेता। ऑप कोड के साथ मिलकर डिसाइड करिए। ऑप कोड बेसिकली आपको यहाँ पे टाइप बताएगा, लेकिन फंक्शंस जो हैं वो भी मिलके, अब क्योंकि R टाइप के अंदर बेतहाशा इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आपको कुछ इस ऑप कोड है इसके अंदर नंबर 1 एक कुछ बिट्स होंगी जो ये स्पेसिफाई कर रही होंगी कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ बिट्स स्पेसिफाई कर रही होंगी कि आपका एड्रेसिंग मोड क्या है। ठीक है, तो जो बाकी जो बिट्स हैं उनके साथ मिलके फंक्शन 3 और फंक्शन 7 ये डिसाइड करती हैं कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिर्फ और सिर्फ ऑप कोड नहीं मिलके, अकेला ऑप कोड नहीं कर रहा। ठीक है जी सर, ये सिर्फ 7 बिट्स हैं। ओके, अगर आपको एक चीज और याद हो, आपको लास्ट लेक्चर में एक तो हमने इसे ऑप कोड के अंदर, ये जो ऑपरेशंस हैं ये भी हमने ऑप कोड के अंदर किए हुए हैं, इनकोड किए हुए हैं। एड्रेसिंग मोड्स हैं ये भी आपके ऑप कोड के अंदर हमने RISC-V के केस में, जो अभी हम RV64G को कर रहे हैं उसमें ये एनकोड हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कई ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन जो ALU इंस्ट्रक्शन है उनके लिए आपकी फंक्शन फील्ड्स रिक्वायर्ड है एग्जैक्ट ऑपरेशन मेजर करने के लिए। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ आप ऑप कोड की बेस पे ऑपरेशन को डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप गौर करें, क्योंकि ALU इंस्ट्रक्शंस जो हैं, सॉरी ये नेक्स्ट स्लाइड, जो ALU इंस्ट्रक्शन है वो बहुत सारी हैं, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन फील्ड जो है वो 3 और 7 दो फंक्शन फील्ड यूज हो रही हैं। लेकिन I टाइप, S टाइप और U टाइप, इसमें वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, जो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम है। यानी आप ALU ऑपरेशन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप लोड और स्टोर की बात करेंगे तो वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस होंगी, लोड वर्ड, लोड डबल वर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन की फील्ड यूज हो रही है, जबकि यहाँ पे ज्यादा फंक्शंस हैं। तो हमें फंक्शन 3 और फंक्शन 7 ये दोनों मिलके हमें डिसाइड करने पड़ेंगे कि आपका एग्जैक्ट ऑपरेशन क्या है। ठीक है जी, तो I टाइप की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ALU इमीडिएट्स एंड लोड इंस्ट्रक्शन। ALU इमीडिएट्स का मतलब ये है कि जहाँ पे जो R टाइप के अंदर आपके ऑपरेंड्स हैं वो दोनों रजिस्टर्स में थे, इमीडिएट के अंदर आपका एक ऑपरेंड मेमोरी से आपके पास आना है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी, इमीडिएट और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए 12 बिट्स यूज हो रही हैं। तो आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे इमीडिएट की जो फील्ड है 0 to 11, ये 12 बिट्स की इमीडिएट फील्ड है। ठीक है जी,
और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट सोर्स है वो आपका RS1 में स्टोर हुआ है, सेकंड ऑपरेंड आपका मेमोरी में है, और सॉरी इमीडिएट सेकंड ऑपरेंड है वो आपका इमीडिएट है, कांस्टेंट है, वो आपका यहाँ पे स्टोर हुआ है, और इनमें जो आपकी ALU ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा और डेस्टिनेशन रजिस्टर RD में स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये एस टाइप की बात करते हैं हम। एस टाइप के अंदर आपका स्टोर है और ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज में आपके अमूमन कंपैरिजंस होते हैं। कंपैरिजंस ट्रू हैं तो आप ब्रांच जंप कर जाएंगे, अगर कंपैरिजन फॉल्स हैं तो आप जंप नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ऑप कोड है फंक्शन फील्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल 12 to 14 बिट्स हैं। ठीक है जी, 3 बिट्स यूज हो रही हैं। ठीक है, और ये फंक्शन 7 सिर्फ ALU में, क्योंकि ALU सॉरी R टाइप में, और R टाइप के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तरह तरह के ऑपरेशंस हैं। इसमें सिर्फ स्टोर करना है और ब्रांचेस, इसमें आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कम है, इसलिए हमें 3 फंक्शन 3 जो है हमारे लिए सफिशेंट है, ये 3 बिट सफिशेंट है। अगेन अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए और इमीडिएट के लिए 12 बिट्स यूज हुई हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0 to 4 एंड 5 to 11, ये इमीडिएट के लिए ये जो फील्ड है डिस्प्लेसमेंट के लिए, या इमीडिएट के लिए जो फील्ड है ये 12 बिट्स की है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपके 2 सोर्स रजिस्टर्स हैं। अगेन अब एक बात याद रखें, आप यहाँ तो कंपैरिजंस कर रहे होंगे जंप्स के लिए, यहाँ पे स्टोरिंग कर रहे होंगे। अगर हम कंपैरिजंस कर रहे हैं और जंप करना चाहते हैं तो जो कंपैरिजंस के 2 ऑपरेंड्स हैं, जो 2 वैल्यूज हैं जिनमें आपने कंपैरिजन करना है, तो वो RS1 और RS2 में स्टोर होंगे। इनका कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन की बेस पे अगर ट्रू है तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास पड़ा होगा इमीडिएट फील्ड के अंदर, ये जो IMM 0 to 12 बिट्स 0 to 11 बिट्स हैं, 12 बिट्स का जो ये ऑपरेंड है इसकी बेस पे आप जंप कर जाएंगे। ठीक है। अगर आप स्टोर की ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टोर आपने कहाँ करना है, आपने मेमोरी में स्टोर करना है। तो उस केस में आपका RS1 के अंदर बेस रजिस्टर है, RS2 के अंदर आपका वो ऑपरेंड है जिसको आपने स्टोर करना है, और इस इमीडिएट फील्ड के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफसेट है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एड्रेसिंग मोड्स को स्टडी किया था। आपका एक बेस एड्रेस होता है और बेस एड्रेस के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो आपका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है। ठीक है जी। तो अगर आप स्टोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो RD के अंदर कुछ नहीं हो रहा। कंपैरिजन के केस में आपके इन दोनों के अंदर कंपैरिजन हो रहे थे, लेकिन स्टोर के अंदर क्या हो रहा है, आपके RS1 के अंदर बेस रजिस्टर है, RS2 के अंदर वो कंटेंट्स हैं जो आपने स्टोर करने हैं। ठीक है जी। और इस इमीडिएट फील्ड के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफसेट गिवन है। इसी तरह ये U टाइप इंस्ट्रक्शन है। इस U टाइप के अंदर आपका U टाइप के अंदर बेसिकली आपकी जंप्स हैं, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में अनकंडीशनल जंप्स कहा था। ठीक है जी। इसमें जो RD रजिस्टर है इसमें आपका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टोर होगी। अगर आप मेथड इन्वोक कर रहे हैं तो उसकी कोई रिटर्न वैल्यू भी होती है। अब वो जो रिटर्न एड्रेस है वो आपका RD के अंदर स्टोर होगा। ठीक है जी। और ये जो इमीडिएट फील्ड है इसमें आपका टारगेट एड्रेस स्टोर होता है जहां पे आपने जंप करके जाना है। ठीक है जी। अब ये जो U टाइप है इसकी भी 2 फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। आपकी बुक में एक बना हुआ है, एक नहीं बना हुआ। तो दूसरे के बारे में मैं अभी आपको बताता चलूं कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे RS1 यूज हो रहा है। ठीक है जी। अगर आपने यहाँ पे आप देखें जंप एंड लिंक रजिस्टर, अगर जंप एंड लिंक रजिस्टर की आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं जिसमें आपका जो एड्रेस है वो किसी अभी हम आगे जाके देखेंगे, आपका जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर के साथ उसे लिंक कर रहे हैं, उस केस में जो जिस एड्रेस को आप आपने जो एड्रेस आपने रजिस्टर को स्टोर करना है, सॉरी टारगेट एड्रेस फॉर जंप एंड लिंक रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है वो RS1 के अंदर होगा। तो यहाँ पे RS1 की फील्ड यहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है जी। यहाँ पे आपका यहाँ पे RS फील्ड अवेलेबल होगी, और ये इमीडिएट फील्ड जो है वो रिड्यूस होकर 12 बिट्स की बन जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि आपकी इमीडिएट और डिस्प्लेसमेंट दोनों फील्ड जो है 12 बिट्स की हैं। तो U टाइप के 2 फॉर्मेट्स हैं आपकी बुक के अंदर, एक ड्रॉ हुआ है, दूसरा क्या सिर्फ टेबुलर फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप जंप एंड लिंक रजिस्टर की बात करते हैं तो RS1 जो है जो यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। एक बार याद रखें, ये डायग्राम जो है अगर आप इस पर गौर करें
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने आने वाले लेक्चर्स में पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार गौर करें, जितने भी डेस्टिनेशन रजिस्टर्स हैं वो एक ही जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आई टाइप के अंदर आर डी को हमने उठा के कहीं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमने यू टाइप के अंदर आर एस को या आर एस वन जो यूज हो रहा है, आर एस वन यूज हो रहा है, हमने आर एस वन को हमने कहीं यहाँ पे एंड पे प्लेस कर दिया। ऐसा नहीं है, इन सब फॉर्मेट्स के अंदर सिमेट्री है। डेस्टिनेशन रजिस्टर्स अलाइंड हैं, सोर्स रजिस्टर 1 अलाइंड है, सोर्स रजिस्टर्स 2 अलाइंड हैं, इमीडिएट फील्ड जो हैं वो 12 बिट्स की हैं। ये सारी चीज़ें जो इनमें सिमेट्रीज हैं, ये आपकी पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी पैदा करती हैं। ठीक है, और यही रिस्क आर्किटेक्चर की खूबी है। हमें आप शुरू में बात की है आज के लेक्चर में कि डिज़ाइन फॉर पाइपलाइन एफिशिएंसी। ठीक है, रिस्क आर्किटेक्चर्स के अंदर जो पाइपलाइन है उसको वो बहुत एफिशिएंट हैं, उनका इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनमें हमने उनमें सिमेट्री रखी हुई है। ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर सिस्क जो आर्किटेक्चर्स हैं उनमें ये सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या आप लोगों का 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर इसके अंदर RS1 जो है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा? किसके जो अंदर? यू टाइप इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। बिल्कुल RS1 के नीचे ही आएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली RS1 के नीचे आएगा। ठीक है, ओके सर जी। ये आई टाइप और एस टाइप में, यस सर। सॉरी, आई टाइप में क्या है? सर क्वेश्चन आई रिपीट टाइप करें। और एस टाइप में ये जो इमीडिएट है इसमें वैल्यू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफसेट सेम चीज है इमीडिएट यस, फील्ड ये में? इमीडिएट फील्ड में यस, ये जो यस, अगर आप कांस्टेंट को एएलयू इमीडिएट परफॉर्म करें तो एक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वो यहाँ पे स्टोर होगी। लेकिन अगर आप लोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दोनों डिफरेंट है। यानी अगर आपने आपका एक वैल्यू है, एक रजिस्टर में कोई कांस्टेंट है 7, लेट्स सपोज 7 है। ठीक है, और आप उसमें एक कांस्टेंट ऐड अप करना चाह रही हैं जो लेट्स सपोज 10, तो 10 + 7 इज 17। लेकिन ये आपका 7 रजिस्टर में है और ये इमीडिएट कांस्टेंट है। अगर आप ALU इमीडिएट्स परफॉर्म कर रही हैं उस केस में उस कांस्टेंट की वैल्यू है 10। लेकिन अगर आप लोड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं तो यहाँ पे आपको एड्रेस चाहिए, जहाँ पे आप जिस मेमोरी लोकेशन से आपने अपने ऑपरेंड को या कंटेंट्स को उठाना है और उसे लोड करना है किसी रजिस्टर में, तो उस केस में जो एड्रेस है वो उसका ऑफसेट इस इमीडिएट फील्ड में होगा। तो यहाँ पे वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी सर। ओके जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दोबारा कोई क्वेश्चन याद आ जाए तो आप मुझे दरम्यान में इंटरप्ट भी कर सकते हैं किसी भी वक्त। हम आगे चलते हैं। तो जो रिस्क 5 है, जो हम जो RV64G डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ब्रॉडली 4 क्लासेस हैं ऑपरेशंस की। लोड एंड स्टोर, ALU ऑपरेशंस हैं, ब्रांचेस एंड जंप्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अगेन ALU ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, तरह तरह की। ऑल अरिथमेटिक, ऑल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए दोबारा रिपीट करते चलूँ, ऑप कोड के साथ साथ फंक्शन 3 और फंक्शन 7 मिल के डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जैक्ट ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है। ठीक है, ओके जी, ये ऑपरेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इस तरह की नोटेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस स्लाइड पे पहले मैं इस स्लाइड पे मैं वापस आता हूँ, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ, फिर मैं इस स्लाइड पे वापस आऊँगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने जो सेकंड नंबर पे इंस्ट्रक्शन है, लोड वर्ड x1, 60 ब्रैकेट x2, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो समझ आ जाएंगी तो आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है लोड वर्ड x1,
60x2। इसका मतलब ये है कि आप नंबर वन, एक तो बात क्लियर है कि वर्ड इज 32 बिट्स। आप 32 बिट्स को लोड करना चाह रहे हैं इनटू x1। आप रजिस्टर x1 में 32 बिट्स मेमोरी से पिक करके रजिस्टर x1 में डालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मेमोरी में से आपने रैम में से किस लोकेशन पे आपने अपने ऑपरेंड को पिक करना है और x1 में स्टोर करना है, वो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। इसमें x2 इस बेस रजिस्टर, ठीक है जी। इस रजिस्टर x2 पे जो भी वैल्यू है, जो बेसिकली ये एड्रेस है, उस एड्रेस के अंदर आपने 60 का ऑफसेट दिया है। ये जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है, इट इज ऑफसेट। ठीक है, जो ब्रैकेट्स के अंदर रजिस्टर है उसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, बेस एड्रेस। उस बेस एड्रेस के अंदर आपने 60 का ऑफसेट दिया है, और ये एड्रेस जो भी इफेक्टिव एड्रेस बना है वो आपने मेमोरी पे प्लेस कर दिया। इस मेमोरी को आपने ये एड्रेस दिया है, जो x2 के अंदर कंटेंट्स हैं उनमें 60 का ऑफसेट किया, और जो इफेक्टिव एड्रेस बना है वो आपने मेमोरी को पास किया। अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, वही एड्रेस 60 प्लस रजिस्टर x2, वही एड्रेस आपने मेमोरी को यहाँ पे दोबारा दिया। अब आप गौर करें, इस जो आउटर ब्रैकेट्स हैं, आउटर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उनमें एक सबस्क्रिप्ट है, एक सुपरस्क्रिप्ट है। जो सबस्क्रिप्ट है, इट इज रिप्रेजेंटिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो स्टार्ट, ये 0 है, ये 0 से स्टार्ट होगा और अप टू 64 बिट 63 तक जाएगा इन केस ऑफ 64 बिट आर्किटेक्चर। लेकिन जो 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर यहाँ पे 63 होता तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है जी। तो जो सबस्क्रिप्ट है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आप कौन सी बिट को एक्सेस करें। सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे 32 लिखा हुआ है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि ये जो सिंगल बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इस मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को वो 32 टाइम्स कॉपी कर रहा है। ठीक है जी, 32 टाइम्स कॉपी कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये जो है डबल हैशेस हैं, इसे लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड आपको 32 जीरोस प्रोवाइड कर रहा है, और ये 32 जीरोस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो मैंने बॉटम पे बनाया हुआ है, दिस इज 64 बिट रजिस्टर। ये जो 32 जीरोस हैं, ये हायर 32 बिट्स पे प्लेस हो जाएंगे। अब ये जो डबल हैशेस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा हुआ है कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। बेसिकली आपकी अगर स्ट्रिंग्स की बात करें तो आप दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, तो ये वही उसी तरह की कॉन्कैटिनेशन है। यहाँ पे आपके 32 जीरोस हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हायर से 32 बिट्स के ऊपर आपने प्लेस किए हैं, दीज आर ऑल जीरोस। और लोअर 32 बिट्स जो हैं वो आपका एक्चुअली वर्ड है जो आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। आप लोग जानते हैं 64 बिट आर्किटेक्चर में 64 बिट रजिस्टर है और आपको 64 बिट वैल्यू स्टोर करनी है। तो लोअर 32 बिट्स के अंदर आपका वो वर्ड स्टोर हो गया जो आपने लोड किया है मेमोरी से, और हायर 32 बिट्स के अंदर आपने 0 को या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को स्टोर किया है। अगर आप गौर करें, जो साइन नंबर्स होते हैं तो उनमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो आपके साइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर वो 0 होता है तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर वो 1 है तो नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इस बेसिकली यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने साइन को एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम 32 बिट्स, साइन नंबर को एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम 32 बिट्स टू 64 बिट नंबर। ये हायर 32 बिट्स, दे आर ऑल जीरोस। अब ये जो एरो है, इस एरो की सबस्क्रिप्ट में भी बेस में 64 लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, ये पूरा ऑपरेशन इट इज 64 बिट ऑपरेशन। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 64 बिट ट्रांसफर कर रहे हैं वैल्यू। तो ये 64 बिट वैल्यू आपकी ट्रांसफर हो रही है रजिस्टर x1 में, तो ये आपका रजिस्टर x1 है। तो लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन इस तरह काम करती है।
इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इस टेबल में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये सब की सब आप उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ आना जरूरी है जी। सर इसमें मतलब जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है हम सर इसके अंदर हम ये करें कि हमने 33 जो 32nd बिट है बल्कि उससे तो 63rd बिट तक जो है वो हमने वर्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया और उससे पहले सारे जीरो हैं या इससे ऑपोजिट है? आप ना रिपीट करें, मुझे शुरू में आपकी आवाज़ बहुत कटी है तो काइंडली थोड़ा रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन थोड़ा आराम आराम से, ताकि मुझे समझ आए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सर जो बिल्कुल हमने शुरू से वर्ड रिपीट करें। लोड किया बेसिकली यस, सर जो वर्ड लोड किया हमने वो फर्स्ट 32 बिट्स में आया या लास्ट 32 बिट्स में आया, मैं ये नो, पूछ रहा हूँ। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ आया शुरू में, यानी जो 0 to 31 में आपका वर्ड है और 32 to 63 आपके जीरोज हैं। ठीक है ठीक है, ये साइन एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि जिस 32 बिट का जो वर्ड है उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो बेसिकली 32 बिट वर्ड की साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, आपने उसे एक्सटेंड किया है अप टू हायर बिट्स। इसको हम साइन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये साइन एक्सटेंशन जो है यही है, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो आपका ये जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें जीरो को आपने 32 टाइम्स रिपीट किया है, 32 जीरो से आप ले आए हैं, यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 32 टाइम्स रिपीट किया और यहाँ पे प्लेस किया है, ये आपकी साइन एक्सटेंशन हो रही है जी। कोई और क्वेश्चन है किसी का? ये 0 और 32 जो था ये जरा रिपीट कर दें, ये जो x2 के साथ इधर लिखा है सबस्क्रिप्ट में। ओके ओके ओके, ये जो जीरो है ये इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर है। इन अदर वर्ड्स, जहाँ पे इस मेमोरी में जो भी वर्ड पड़ा हुआ है, जो बेसिकली 32 बिट ये वाला वर्ड है, इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में नंबर यूज होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा अप टू 63, लेकिन जो 0 है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 63 अगर यहाँ पे लिखा होता तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता। ठीक है जी, तो 0 आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये 32, ये आपको बताता है सुपरस्क्रिप्ट कि आपने उस बिट को कितनी दफा रिपीट किया है। तो इस जीरोथ बिट को, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, हमने 32 टाइम्स रिपीट किया। ठीक है, यस सर। ओके ओके जी, अब हम यहाँ पे अगर 0 की जगह 63 होता तो फिर किस तरह रिपीट कर रहा 32? मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, दिस इज लास्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर बाइट। ठीक है, इसमें एड्रेस ये स्टोर बाइट का मतलब ये है कि आपका एक कंटेंट है x2 में पड़े हुए। ठीक है, x2 में आपके कंटेंट्स हैं और आपने इनको स्टोर करना है इस एड्रेस पे। अब अगर आप गौर करें, आपने एक सिंगल बाइट को स्टोर करना है। आपका रजिस्टर जो था 64 बिट्स का है, बाइट्स आपकी यहाँ लोअर बिट्स पे होंगी ना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 56 to 63 दिस इज 1 बाइट जो हमारी शुरू में पड़ी हुई है, हमने उसे इस तरह रिप्रेजेंट किया। ये 8 बिट का ट्रांसफर हुआ है इस मेमोरी में, क्योंकि आपकी मेमोरी 8 बिट्स बाइट एड्रेसेबल है। क्लियर हो गया? नो सर, मुझे समझ नहीं आई। ओके, मैं रिपीट करता हूँ या कोई और एग्जांपल देखता हूँ। आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें, मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूँ। यस, क्वेश्चन रिपीट करें। आपने क्या कहा है? सर जो अब इसमें है ना, 0 से लेकर 0 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को शो कर रहा है। तो अगर हम 0 की जगह 63 लिखा होता तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह 0 लिखा है तो आपने कहा कि इस 0 को 32 टाइम इससे रिपीट किया है। ठीक है, और ये नीचे साइन एक्सटेंशन में लिखते हैं। तो अगर इस 0 की जगह 63 होता तो फिर किस तरह इसको अरेंज करता नीचे वाले? ओके 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 ओके, अगर इसी इंस्ट्रक्शन में यहाँ सबस्क्रिप्ट में 0 की बजाय 63 होता तो 63rd बिट इज लास्ट वन जो यहाँ पे पड़ी हुई है। लेट्स सपोज बिट की बात करें तो आइदर 0 होगी या 1 होगी। लेट्स सपोज ये जो लास्ट बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लेट्स सपोज इट इज 1। ठीक है, वो इस 1 को पिक करता
32 टाइम्स रिपीट करता और उन वंस को 32 वंस को यहाँ पे प्लेस कर देता। इस इंस्ट्रक्शन के केस में अगर यहाँ पे हम 0 को 63 से रिप्लेस कर दें, ठीक है, समझ आ गया है? नहीं अभी भी नहीं आया? yes, पूछ सर क्लियर हो गया? गुड गुड, ठीक है जी। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस यस यस पूछें। सर हाँ, आपने कहा कि हम साइन एक्सटेंशन करेंगे, तो साइन एक्सटेंशन 0 होगी या 1 होगी, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा? जो हम वैल्यू ये जो आपका वर्ड यहाँ पे जो है ना, ये वाला वर्ड उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको बताती है, या आपने डिजिटल सिस्टम्स में और बेसिक कोर्सेज में पढ़ा हुआ है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो आपको बताती है आपकी साइन क्या है। अगर वो 1 है इट इज़ नेगेटिव नंबर, अगर वो 0 है तो पॉजिटिव नंबर, अगर साइन नंबर से आप ट्रीट करें तो। इसीलिए ये जो 32 बिट का वर्ड है यहाँ पे, उसकी हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 को पिक किया और उसे जो भी है वो 0, अगर पॉजिटिव नंबर है तो इट विल बी 0, वो यहाँ पे जीरोस प्लेस हो जाएंगे। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 बिट जो होगी, जब 1 जो बिट होगी वो यहाँ पे सारे वंस को रिप्लेस कर देगी। अगर यहाँ सारे वंस होंगे तो ये एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दिस 64 बिट रजिस्टर के अंदर जो भी कुछ भी होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। यही पूछना चाह रही थी, कुछ और पूछना चाह रही हैं? जी सर। ओके, कहीं भी कंफ्यूजन है किसी को भी है, कहीं पे भी क्वेश्चन है, आप मुझे किसी भी वक्त इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक और थोड़ी सी बात और कर लें, जो हैशेस हैं ये आपकी टेबल में बुक में कुछ इस तरह बने हुए हैं। ठीक है जी। तो मुझे ये जो हैशेस हैं ये मैंने यहाँ पे ये प्रेजेंट किए हैं। मैंने ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपकी ये वाली इंस्ट्रक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हैं इस इंस्ट्रक्शन को तो आप यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैंने आपको इस लास्ट इंस्ट्रक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप में से कोई मुझे सिर्फ एक मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट की सिर्फ एक, अगर कोई आप में से चाहता है कि मैं इनमें से किसी एक इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर दूं तो आप में से मुझे कोई रिक्वेस्ट कर सकता है इस तरह आप ये 7th नंबर की या 3rd नंबर की एक्सप्लेन कर दें। इसके सिर्फ एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लोड फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल, लोड फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल, ये कहाँ पे है? लोड फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल, दिस वन। जी जी ओके जी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। लोड फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल, इट मींस सिंगल प्रिसीजन नंबर है, 32 बिट्स का नंबर है। ठीक है जी। और आपने उसको लोड करना है फ्रॉम मेमोरी टू फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर F0 में। ठीक है जी। तो F0 इज अ रजिस्टर जिसमें आपने इस रिजल्ट को स्टोर करना है। ठीक है जी। और यहाँ पे 64 बिट ट्रांसफर हो रहा है। एड्रेस कैलकुलेट बिल्कुल पहले की तरह हो रहा है। ये बेस रजिस्टर है जिसके अंदर बेस एड्रेस है और उसमें ऑफसेट आपने 50 का किया तो आपके पास इफेक्टिव एड्रेस आ गया। इस इफेक्टिव एड्रेस के ऊपर आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है मेमोरी में वो कॉन्कैटिनेट हुआ है लोड 32 बिट्स। क्योंकि आप सिंगल प्रिसीजन की बात कर रही हैं तो जो उसकी फर्स्ट 32 बिट्स हैं वहां पे जीरोस आ गए। अगर डबल प्रिसीजन की बात होती तो यहाँ पे जीरोस ना आते बल्कि उनका कोई वैल्यू होती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस रजिस्टर की इस तरह देखें तो यहाँ पे जो शुरू में 32 बिट्स हैं दे आर ऑल जीरोस, और ये हायर ऑर्डर बिट्स जो हैं इसमें आपका सिंगल प्रिसीजन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं? ये 0 32 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर हुआ है कि नहीं? पूछ रहा हूँ जिन्होंने अभी मुझसे क्वेश्चन किया है। यस सर। ओके गुड, चलिए जी अब आगे चलते हैं। सर एक पॉइंट बता दें, एक्सक्यूज मी। यस यस सर इसमें जो जीरोस हैं ये साइन एक्सटेंशन है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स पे क्यों हो रही है? आपने कहा है कि जो लोअर पे हैं 32 वहां पे जीरोस होंगे। नो, ये साइन एक्सटेंशन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ही हो रही है। लेकिन ये जो नोटेशंस यूज हुई हुई हैं इसमें जो सबस्क्रिप्ट है, ये 0 से स्टार्ट होगा अप टू 63, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डरिंग है सबस्क्रिप्ट में। ये जिस नोटेशनल कन्वीनियंस है आपकी जो ऑथर की उसने ये यूज की हुई है या मे बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें जो 0 है इट इज रिप्रेजेंटिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप में से अभी मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था अगर हम इसे 63 बना दें तो डेट विल रिप्रेजेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये ऑपोजिट है, ये जस्ट एक कन्वेंशन है।
ठीक है, आवाज नहीं आई मुझे आगे से। जी सर ठीक है। ठीक है, ये जस्ट कन्वेंशन है। ये जो सबस्क्रिप्ट्स में वैल्यूज यूज हो रही हैं ये 0 से स्टार्ट हो रही हैं अप टू 63, और जो 0 है यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 32 बिट वर्ड है तो उसकी जो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना यहाँ पे, उसको वो एक्सटेंड कर रहा है अप टू हायर और हायर बिट्स। जैसे अब यहाँ पे आप देख लें, मैंने आपको कहा था जो अगर आपने बाइट को स्टोर करना है तो जो लोअर बिट्स हैं 56 टू 63, एक्चुअली अगर आप इस रजिस्टर के लिहाज से देखें तो वो 0 टू 7 है। इस रजिस्टर के लिहाज से देखेंगे तो 0 टू 7th बिट है, लेकिन अगर आप ये नोटेशन यूज करेंगे तो इस नोटेशन के अंदर आपको ये यूज करना पड़ेगा 56 टू 63। ये सिर्फ नोटेशन, ये आपकी कन्वेंशन है या जो भी है, ये फॉर्मेट है इसको रिप्रेजेंट करने का, इन इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट है। इसमें 56 टू 63 आपकी इस रजिस्टर की 0 टू 7th बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो बेसिकली 1 बाइट है। क्लियर हो गया जी? जी सर। ओके गुड। अगेन कहीं भी कंफ्यूजन आप मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं, 10 दफा पूछ लें, कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी दफा पूछें, लेकिन समझे जरूर। ठीक है जी सर एक दफा टेबल दिखाइएगा। यस ये लें सर। ये जो है ये जिस पे आपने रखा हुआ है लोअर हाफ वर्ड, तो इसमें ये ब्रैकेट के बाहर उसमें 48 लिखा हुआ है। इसके आगे ब्रैकेट के यस इसको बताइए थोड़ा सा ये क्या है। ओके जी 48 एंड ये है हाफ वर्ड। ओके जी पहले मुझे ये बताएं हाफ वर्ड का साइज क्या है? 16। ठीक है जी, तो आपकी 16 बिट्स यहाँ से पिक हो रही हैं, इन अदर वर्ड्स 2 बाइट्स। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन से बिल्कुल उसी तरह x3 एक रजिस्टर है, उसमें 40 का ऑफसेट दिया और मेमोरी में प्लेस किया, तो आपका जो भी मेमोरी में कंटेंट्स होंगे 16 बिट्स के हाफ वर्ड, वो आपका यहाँ लोअर बिट्स में, यहाँ से फर्स्ट 16 बिट्स में चला जाएगा। और अब यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह काम हो रहा है जैसे यहाँ पे हो रहा था। इसकी ये जो 0 है, ये 0 यहाँ पे, यहाँ से करते 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 यहाँ पे कोई 48 है, जो बेसिकली आपकी ऑपोजिट साइड से जाएंगे तो 15 बिट होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे तो वो 48 बनेगी, तो यहाँ पे वो 48 लिखा हुआ है। सॉरी मैं दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो एड्रेस है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट उन्होंने पिक की है, सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर दोबारा गौर से सुन लें, मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया। ये आपका एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस x3 पे बेस रजिस्टर है, उसमें 40 का ऑफसेट दिया, मेमोरी में जो भी वर्ड है हाफ वर्ड 16 बिट्स का वो आपने पिक किया, यहाँ पे 16 बिट्स आपकी प्लेस हो गई। उसके बाद वही एड्रेस आपने यहाँ पे प्लेस किया, उसकी आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पिक की, जो यहाँ पे 15 बिट है, आपने उसे पिक किया और उसके बाद 48 टाइम्स उसे रिपीट किया और यहाँ पे 48 टाइम्स उसे प्लेस कर दिया। तो अगर आप गौर करें ये 32 है और यहाँ पे 32 प्लस 16 करें तो कितना होता है? 32 प्लस 16 कितना होता है? 48। तो यस तो दिस इज 48, क्योंकि आपका हाफ वर्ड है तो आपको 48 जीरोस प्लेस करने। अब क्लियर हो गया? यस सर। ओके गुड। तो अगेन आपने हाफ वर्ड 16 बिट्स ली, बाकी 48 जीरोस प्लेस किए क्योंकि 64 बिट का रजिस्टर है। तो बिल्कुल उसी तरह इस इंस्ट्रक्शन की तरह उसने परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे आपने एक वर्ड की बजाय हाफ वर्ड को लोड किया। ओके जी, आप आगे चलते हैं। ये आपकी जंप इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें बिल्कुल उसी तरह की फॉर्मेटिंग यूज हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ। ये ब्रांच इक्वल 0, तो आपके ये जो फॉर्मेट से जिसमें आपके ब्रांच इंस्ट्रक्शन है ये वाली, तो इसमें सॉरी यस दिस वन, तो इसमें RS1 और RS2 के अंदर वो कंटेंट्स हैं जिनको आपने कंपेयर करना है। अगर वो आपका कंपैरिजन ट्रू है तो आप जंप करेंगे, ठीक है जी, ब्रांच कर जाएंगे। तो यस ये देखें, इफ दिस रजिस्टर कंटेंट्स
x3 और x4 इनके कंटेंट्स इक्वल है, यहाँ इक्वलिटी चेक हो रही है, ब्रांच इक्वल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। अगर इनमें इक्वलिटी चेक हो रही है, अगर दिस इक्वलिटी इज ट्रू, आपने प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो आपका ऑफसेट है उसको एड अप किया। ये अगेन एक बार याद रखें, यहाँ पे जो एड्रेसिंग है वो आपकी रजिस्टर के अंदर बेस एड्रेस है और उसमें आपने ऑफसेट दिया है। यहाँ पे जो एड्रेसिंग है, यहाँ पे आपने, क्योंकि आपने जंप करना है और किसी नई इंस्ट्रक्शन पे मूव करना है, तो इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोग्राम काउंटर हैंडल कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं ये प्रोग्राम काउंटर पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम काउंटर है और उसमें आपका ऑफसेट जो है वो एड अप हुआ है और एक न्यू एड्रेस के ऊपर आप जंप कर जाएंगे। अब आप में से मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, सर ये ऑफसेट्स के यहाँ पे शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? तो आप मुझे इसका कोई आंसर कर सकते हैं? एक बार याद रखें, ये जो 1 का शिफ्ट है, ये बेसिकली 1 का शिफ्ट नहीं है, 2 का शिफ्ट है, ठीक है। तो ये आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है, ये 1 का शिफ्ट नहीं है, ये 2 का शिफ्ट है। ये आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2 का शिफ्ट है। और ये 2 का शिफ्ट इसलिए है, हम इसे आगे जाके भी देखेंगे, यहाँ पे ये गलती हुई है इस टेबल में। 2 का शिफ्ट इसलिए है क्योंकि आपका जो इंस्ट्रक्शन है इट इज़ अभी हमने देखा था 32 बिट लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है। हमने अब यहाँ पे बात की थी कहाँ पे, आई गेस यस, हमारी सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 32 बिट्स की हैं। 32 बिट्स का मतलब है कि आपकी 4 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं आपकी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, और 4 बाइट्स के लिए आपको एट लीस्ट 2 बिट्स चाहिए टू रिप्रेजेंट 4 बाइट्स, ठीक है। मेमोरी के अंदर अगर 4 लोकेशंस हैं तो एटलीस्ट 2 बिट्स चाहिए आपको उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, 00, 01, 10, 11। तो आप प्रोग्राम काउंटर के अंदर जब आप 4 का शिफ्ट दे रहे हैं तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं प्रोग्राम काउंटर के अंदर उनमें 2 बिट्स शिफ्ट करना चाहिए, फिर आपका ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा। ये 2 है, याद रखें, ये 1 नहीं है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम किस इंस्ट्रक्शन की बात की आपने? ये ऑल इंस्ट्रक्शन सब, ये यहाँ पे तो बात हो रही जंप की, लेकिन मैं आपको जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ ना, तो ये जो ऑफसेट है ना, अगर आप 2 का ऑफसेट दे दें तो आप बेसिकली जो 4 बाइट्स की जो अलाइनमेंट है ना उनको आप हैंडल कर लेंगे। ये बेसिकली ये जो शिफ्ट हो रहा है ये आपकी अलाइनमेंट के लिए यूज हो रहा है, ये हर इंस्ट्रक्शन के लिए। आपकी सारी इंस्ट्रक्शन 32 बिट्स की हैं और 32 बिट्स मींस 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स का मतलब है कि यू नीड एटलीस्ट 2 बिट्स टू रिप्रेजेंट 4 बाइट्स, ठीक है। मेमोरी एड्रेस के लिहाज से आपको देखिए। ओके, अब फ्लोट, अभी तक हमने जो बातें की हैं सब इंटीजर्स के लिए हैं। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपके जो इंस्ट्रक्शन सेट है, जो बेसिकली एक्सटेंशन यूज होती हैं, जो हमारी यहाँ पे यूज भी हुई हैं जी के अंदर, F और D, राइट। तो उसमें आप अपनी इंस्ट्रक्शन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अगर 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एडिशन करनी है तो F रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आप फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। F एड, डॉट D का मतलब है डबल प्रिसीजन, डॉट S का मतलब है सिंगल प्रिसीजन। तो अपनी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके सब फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस F से स्टार्ट होती हैं, सब इंस्ट्रक्शंस F से स्टार्ट होती हैं। आगे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है या इंस्ट्रक्शन का जो नेम है वो डॉट D का मतलब होगा डबल प्रिसीजन, डॉट S का मतलब होगा सिंगल प्रिसीजन। इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, F मल्टीप्लिकेशन मींस फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन डॉट डबल प्रिसीजन। इस तरह आपकी फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। आपकी बुक में फिगर A28 गिवन है, उसमें ऑलमोस्ट सब की सब इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ठीक है, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। ये एक टेबल आपकी बुक में अंदर गिवन था, उसमें बेसिकली ये यूजेज दिखाया हुआ है आपके इंस्ट्रक्शन सेट, RISC-V का यूजेज, उसके इंस्ट्रक्शन सेट का यूजेज दिखाया हुआ है। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बेंचमार्क्स हैं। तो लेट्स वो ये bzip जो प्रोग्राम है, इसमें आपकी लोड 20% है, स्टोर 7% है, ब्रांचेस 11% हैं, जंप्स ओनली 1% है, ALU ऑपरेशंस जो हैं वो 54% हैं। तो अगर आप इस टेबल पे थोड़ा गौर करें, बाकी बेंचमार्क्स के लिए भी गौर करें, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो ALU होती हैं, और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और हमने टॉप 10 इंस्ट्रक्शंस देखी थी और वो टॉप 10 इंस्ट्रक्शंस ज़्यादातर ALU ही थी, ठीक है जी। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से पाइपलाइन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो पाइपलाइन समझ आएगी, वरना बहुत मसला हो जाएगा।
कोई क्वेश्चन है अब तक तो आप लोग मुझसे पूछ लें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपेंडिक्स सी जो पाइपलाइंस के ऊपर है, हम उसे वहां से कवर करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कोई क्वेश्चन है। ये भी अपेंडिक्स से ही है। यस, ये अपेंडिक्स ए है, कंप्लीट अपेंडिक्स ए। ठीक है बुक का अपेंडिक्स है ना? यस, आपकी टेक्स्ट बुक का अपेंडिक्स ए। ठीक हो गया सर। ये किसी का भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अगेन आप में से बिल्कुल जो थोड़े लेट कमर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ। अगेन आप में से इस वक्त शकूर भी ऑनलाइन है, और शकूर आपको भी बताता चलूँ, आप अपने किसी क्लास वालों से पूछ लें, साथ से पूछ लें, आप भी इस LMS में एनरोल नहीं हैं, ठीक है? आप इस कोर्स में एनरोल क्यों नहीं हैं? यहाँ भी वैसे ही ये कोर्स लेने बैठे हुए हैं साथ की तरह। सर मैं वैसे लेने बैठा हूँ, एनरोल नहीं किया इसमें, वैसे लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। ओके, बस मैं आपको शुरू में मैंने क्लास में डिस्कस किया था, आप में से जो LMS पे रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही एग्जाम दे सकेंगे, ठीक है जी? बाकी आप में से जो लेना चाहता है लेक्चर बेशक ले ले, नो इशू, ठीक है? लेकिन आप में से MS में सिर्फ MS के सिर्फ 3 स्टूडेंट्स एनरोल हैं, और जो अंडर ग्रेड के हैं वो अराउंड 60 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल हैं। और अगेन मैंने आज भी अटेंडेंस मार्क किया है, आप में से इस वक्त 22 स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल 22 स्टूडेंट्स, जिनमें से 2 वो हैं जो एनरोल ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स मे बी 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ 60 इस वक्त लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है जी? तो बी केयरफुल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग LMS पे एनरोल हैं कि नहीं, ठीक है? मैंने आज को आप लोगों को LMS की लिस्ट भी शुरू में डिस्प्ले की थी, ठीक है? और नंबर 2, आपकी जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका थैंक यू, उनका 152 रोल नंबर है। आप अपने अगर टीम्स पे, और आपके साथ मैंने अपना ईमेल शेयर कर दिया है, आप लोग मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लास का एज अ होल कोई इशू है तो आप पहले CR से डिस्कस करें और फिर उसके बाद CR मुझसे डिस्कस कर लें। अगर एज इंडिविजुअली भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीक जो मंडे की क्लास है, मे बी आपकी मैं ना ले सकूं, तो उसका मेकअप जो है वो CR जो है वो मुझे स्लॉट्स बता देंगी, किस स्लॉट्स थर्सडे और फ्राइडे के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो उन स्लॉट्स में से किसी दिन आपका मेकअप हो सकता है। अभी मैं नहीं कह रहा कि मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मैं कमिंग मंडे की क्लास ना ले सकूँ, ठीक है जी? तो CR 152 काइंडली आपने मुझे स्लॉट्स बतानी है, याद रखना है, कोशिश कीजिएगा थर्सडे फ्राइडे तक मुझे बता दें ताकि नेक्स्ट वीक मैं उसको स्केड्यूल कर दूँ, ठीक है जी? तो जी कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप लोग मुझसे पूछ लें। सर मेरा एक पॉइंट है। यस सर, वो जो हम एक्सप्लेनेशन आपने दी थी, तो आप वो हम साइन एक्सटेंड कर रहे होते हैं, तो क्या हम उस चीज़ को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं? क्योंकि हमने लास्ट ईयर ना एक प्रोजेक्ट किया था RISC-V बेस्ड, तो उसमें हमने सिंपल ये नोटेशन यूज़ की थी कि ओके अगर हमारे पास जो है वो लास्ट बिट 1 है तो इट्स मीन ये नेगेटिव नंबर है, तो बाकी सारे जितने भी रिमेनिंग बिट्स हैं ना उन पे आप 1 एक्सटेंड कर दें, अदरवाइज आप 0 एक्सटेंड कर दें सिंपलिसिटी के लिए। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप सारे इसे एक दफा दोबारा देख लें। आपका मेमोरी एड्रेस जहाँ पे कैलकुलेट हुआ, उस मेमोरी में जो भी कंटेंट्स हैं 32 बिट्स वो आपके यहाँ पे प्लेस होंगे। अब उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो इस नोटेशन में 0 से शुरू हो रही है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर होती तो यहाँ पे 63 लिख देते। यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट हो रही है, एक्चुअली वो 31st बिट है। वो 31st बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इस वर्ड की, जो आप यहाँ से उठा रहे हैं, उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है आपने उसे एक्सटेंड किया और बाकी सारी रिमेनिंग बिट्स को आपने एक्सटेंड कर दिया, रिपीट कर दिया 32 टाइम्स। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ से डिफरेंट हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं सेम हो रहा है कि नहीं? जी सर सेम ही हो रहा है। अगर डिफरेंट लग रहा है तो आप मुझे बता दें क्यों लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही कि डिफरेंट है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो जो लास्ट कॉलम में ना जो आपने टेबल दिखाया था उसमें उन्होंने कहीं पर कोई नोटेशन यूज की है, मतलब लाइक एक जगह 48 लिखा हुआ था, तो वो ये 48 सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का डिफरेंट मीनिंग है, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट का डिफरेंट मीनिंग है, सबस्क्रिप्ट का डिफरेंट मीनिंग है, इस 64 का डिफरेंट मीनिंग है। तो ये सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आप अपने कौन सी बिट को पिक कर रहे हैं। 0 मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, 63 मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
ठीक है। और 48 जो सुपरस्क्रिप्ट में वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपने इस ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू है उसको कितनी दफा रिपीट किया। जी सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। और जी और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसे लीव कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ आज को। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर वेंसडे को इंशाल्लाह हम पाइपलाइंस को स्टडी करेंगे। तो अगेन आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इंटरप्ट कर दें, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग इट। सर इसकी जो ये लिखा हुआ है लोड बाइट अनसाइन, इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब हुआ ना कि पहले तो एक बाइट है, ये जो नीचे लोड बाइट अनसाइन नीचे लोड बाइट अनसाइन, यस दिस वन। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो उसकी जो पहली 4 है वहाँ पे वो बाइट आ जाएगी और बाकी जो बच गई हैं उसके अंदर जो बाकी 56 हैं वो सारी की सारी जीरोस। यस करेक्ट। फर्स्ट 8 बिट्स के अंदर आपकी वर्ड है, बाकी सब की सब जीरोस हैं। यस आगे। तो ये अनसाइन क्या कर रहा है यहाँ पे? अनसाइन का मतलब है, अनसाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर है ना 64 बिट, ये जो नंबर है जो आपका 1 बाइट ही है वो अनसाइंड है। अगर आप डिजिटल सिस्टम्स में आप लेक्चर के बाद उसका एक बार जरूर देखिएगा। आपकी मेमोरी में जो नंबर्स होते हैं ना उनकी 2 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, साइंड नंबर्स और अनसाइंड नंबर्स। अनसाइंड नंबर्स में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैटर नहीं करती, साइंड नंबर्स में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैटर करती है। तो अनसाइंड यहाँ पे जो है, अनसाइंड यहाँ पे मतलब ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैटर नहीं कर रही, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका नंबर अनसाइंड है। हमें उसके साइन से गर्ज नहीं है। ठीक है ओके जी, मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन करें, मुझसे चैट में ना करें इस वक्त। तो अब जी रोल नंबर 2 जी क्वेश्चन पूछे मुझसे, इन्होंने मुझे चैट में क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन करें जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। कौन सी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं आप? जी रोल नंबर 2। जी रोल नंबर 2 काइंडली आप मुझसे जी। रोल नंबर 2 ने मुझे लिखा ये है कि सर व्हाट इज द रोल ऑफ हैश 0 raised to power 32 in FP single store FP single। यस आप इसका शायद पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं जी। इसका मतलब ये है कि आप ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है, दोबारा कर देता हूँ। जो लोअर बिट्स हैं ये 0 है, 0 एक बिट है, सिंगल बिट 0 है, उसे आपने 32 टाइम्स रिपीट किया तो 32 टाइम्स यहाँ पे 0 प्लेस हो गए। और हायर बिट्स जो हैं वो आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 32 बिट्स का नंबर जो है वो आपका इस मेमोरी से आपको मिला और आपने उसे हायर बिट्स के ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। यहाँ पे आपके ये जो 032 है इट मीन्स कि आपका 0 सिंगल बिट 0 32 टाइम्स रिपीट हुआ और 32 जीरोस बन गए। जी कोई और क्वेश्चन किसी का? सर एक सवाल है जी सर, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये इंस्ट्रक्शन में कितने यानी कि ले रहा है, कितनी बिट्स ले रहा है? इंस्ट्रक्शन में तो ले ही नहीं रहा, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। तो सर हम इसे कैसे बताते कैसे हैं मेमोरी को कि यानी कि ये मेमोरी का हम तो नहीं बताते, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, मीनिंग है। ये आप ये समझ लें कि अगर आपसे कहा जाए ना कि आप इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आप जो उर्दू लिखेंगे उसकी रिप्रेजेंटेशन है। आप सिर्फ और सिर्फ आप इंस्ट्रक्शंस ये हैं उनका मीनिंग समझाने के लिए ये नोटेशन यूज की गई हैं आपके बुक के ऑथर ने। और उसमें वो कहता है कि जो सबस्क्रिप्ट है इट इज रिप्रेजेंटिंग
most significant bit if it is equal to 0 and it is representing least significant bit if it is 63. ठीक है जी सर ये जो स्टोर वर्ड वाली है इसका तो ये नहीं मतलब कि x4 ये जो सारे जो है जो भी वर्ड आता है वो x3 में जाके स्टोर होगा. यस तो स्टोर वर्ड x3 में स्टोर होना चाहिए. यस तो लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ट्रांसफर के तो इसका एक्सटेंशन है कि मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका मतलब है 32 ट्रांसफर हो रहा है उधर. यस सही कह रही हैं आप. लेकिन 32 तो x3 में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए. ओके ये आप इसकी बात कर रही हैं और अभी हम इसको देखते हैं. ये आपका हाँ आपका ये जो x3 के अंदर जो भी कंटेंट्स पड़े हुए हैं आपने उसे मेमोरी में स्टोर करना है. राइट तो x3 में आपका एक वर्ड पड़ा हुआ है. अब जो वर्ड है ये जो वर्ड है ये 32 to 63 लिखा हुआ है. राइट इसका मतलब ये है मैंने आपको कहा था कि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को. तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 32 यहाँ से स्टार्ट हुआ 32 to 63 तो ये वर्ड उसने पिक किया 64 बिट रजिस्टर का और उसको इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर दिया. यस 32 बिट ट्रांसफर हो रहे हैं. इस रजिस्टर के 32 बिट्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं 32 to 63 इन लोअर 32 बिट्स को उसने ट्रांसफर कर दिया. यस 32 बिट ट्रांसफर कर दिया एट दिस मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस यहाँ से आपने कैलकुलेट किया है. समझ आ गया? जी. बाकी आ गया कि नहीं? यस ये 32 बिट ट्रांसफर हो रहा है. यस सर आ गया. और अगर देखें 64 बिट ट्रांसफर के अंदर आप पूरा का पूरा रजिस्टर ही ट्रांसफर कर रहे हैं. यहाँ पे आपको कोई बिट्स को हैंडल करने की जरूरत पेश नहीं आई. ठीक है जी. ओके कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें.